भारत में नदियाँ सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, यहाँ पानी को जीवन माना जाता है। और जब बात गंगा की आती है ना, तो ये सिर्फ एक नदी नहीं रह जाती, ये माँ गंगा बन जाती है। देवी का दर्जा है इसका। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा विरोधाभास या कहें एक कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ इसकी दिव्य और पवित्र मान्यता है जो आत्माओं को मोक्ष दिलाने का वादा करती है, और दूसरी तरफ इसकी एक बहुत ही वास्तविक, बहुत ही फिजिकल यात्रा है जो ठंडे पहाड़ों से शुरू होकर महासागर तक पूरे 2525 किलोमीटर लंबी है। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम आस्था और भूगोल के इस अद्भुत संगम को डिकोड करेंगे। हम गंगा नदी की उत्पत्ति से लेकर इसके भविष्य तक की पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझेंगे। तो आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से 6 हिस्सों में बटी है। हम शुरुआत करेंगे इस पवित्र नदी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं से। उसके बाद हम इसकी भौगोलिक यात्रा को ट्रैक करेंगे, देखेंगे कि कैसे ये पूरे राष्ट्र की जीवन रेखा बनती है। फिर पानी के बहाव के साथ हम सुंदरवन डेल्टा पहुंचेंगे, पानी के नीचे पनपने वाले दुर्लभ जीवन को एक्सप्लोर करेंगे, और आखिर में प्रदूषण और संरक्षण से जुड़ी आधुनिक चुनौतियों पर एक निष्पक्ष नजर डालेंगे। चलिए बिना देरी किए पहले हिस्से पर आते हैं, एक पवित्र नदी का जन्म। भूगोल की बात करने से पहले उन पौराणिक जड़ों को समझना जरूरी है जो इस नदी को इतना वंदनीय बनाती हैं। आपने शायद सुना हो, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार गंगा हमेशा से पृथ्वी पर नहीं बहती थी। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक महान तपस्वी भगीरथ से। उन्होंने अपने पूर्वजों की भटकती आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर जाने का आदेश तो दे दिया, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। गंगा का वेग इतना ज्यादा तेज था कि पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती थी। इसे रोकने के लिए भगवान शिव ने उस प्रचंड धारा को अपनी जटाओं में कैद कर लिया और फिर बस एक लट खोलकर उसे पृथ्वी की ओर प्रवाहित किया। तो असल में पाप धोने और मुक्ति दिलाने के एक बेहद दिव्य उद्देश्य के साथ ये नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसके जन्म से जुड़ी एक और दिलचस्प मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के एक कदम से आकाश में जो जल की धाराएं फूटी, वो 3 अलग अलग लोकों में गईं, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। और बिल्कुल इसी वजह से गंगा को त्रिपथगा भी कहा जाता है, यानी 3 पथों या रास्तों पर चलने वाली पवित्र नदी। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, भौगोलिक यात्रा। पौराणिक कथाओं से थोड़ा बाहर निकले तो चलिए देखते हैं कि धरती पर इस नदी का सफर असल में कहां से और कैसे शुरू होता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर के पास गौमुख से जो जलधारा भागीरथी के रूप में निकलती है ना, वो तुरंत गंगा नहीं बन जाती। दिलचस्प बात ये है कि इसे गंगा बनने के लिए खुद को कदम दर कदम इकट्ठा करना पड़ता है। ये 5 जगहें पंचप्रयाग कहलाती हैं। पहले विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। इन सभी जगहों पर अलग अलग नदियां आकर अलकनंदा से मिलती हैं, और फिर अंत में आता है देवप्रयाग। बस यही वो ऐतिहासिक संगम है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां आपस में मिलकर पहली बार ऑफिशियली गंगा का रूप लेती हैं। पहाड़ों से निकलकर जब ये नदी मैदानी इलाकों में आती है तो इसका स्केल एकदम बदल जाता है। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। उत्तराखंड, जहां ये नदी अपने अस्तित्व में आती है, वहां ये सिर्फ 110 किलोमीटर का सफर तय करती है। लेकिन जैसे ही ये उत्तर प्रदेश के विशाल मैदानों में प्रवेश करती है, इसका विस्तार देखने लायक होता है। अकेले यूपी में ये 1,04,500 किलोमीटर की भारी भरकम दूरी तय करती है, जो इसकी कुल 2,525 किलोमीटर की यात्रा का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, एक राष्ट्र की जीवन रेखा। इस विशाल फैलाव को देखते हुए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये नदी इंसानों और हमारी अर्थव्यवस्था को इतने बड़े पैमाने पर कैसे प्रभावित करती है। इस नदी को जीवन रेखा आखिर कहा क्यों जाता है? अगर हम इस डेटा को देखें तो ये बात एकदम साफ हो जाती है। पूरा गंगा बेसिन लगभग 8,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और भारत की कुल आबादी का लगभग 43%, जी हाँ 43%, यानी करोड़ों लोग अपनी रोजमर्रा की पानी और भोजन की जरूरतों के लिए पूरी तरह से सिर्फ इसी एक नदी बेसिन पर निर्भर हैं। है ना ये हैरान कर देने वाला आंकड़ा? असल में ये सिर्फ पानी की धारा नहीं है, ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा आर्थिक इंजन है। भारत के कुल सतही जल का 1/3 हिस्सा यहीं से आता है। इस पानी का 90% सीधे सिंचाई में जाता है,
जिससे चावल, गेहूं और गन्ने की बम्पर पैदावार संभव हो पाती है। इसके अलावा ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहर, ये सभी बड़े पर्यटन केंद्र इसी नदी के किनारे बसे हैं। और तो और पहाड़ों पर बिजली पैदा करने का भी एक मुख्य जरिया है। उत्तराखंड का 260 मीटर ऊंचा टिहरी बांध इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मतलब भोजन, पानी, बिजली, आय सब कुछ इसी धारा से जुड़ा हुआ है। भाग 4, सुंदरवन डेल्टा। भारत के पूर्वी हिस्से से होते हुए जब ये अथाह जलराशि बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती है तो एक बिल्कुल ही नई दुनिया का निर्माण होता है। आइए देखते हैं। लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस डेल्टा की असली पहचान है यहाँ के खास पेड़, मैंग्रोव्स। यहाँ इन्हें सुंदरी का पेड़ कहा जाता है। ये पेड़ बेहद कठोर होते हैं। इनकी जड़ें अक्सर पानी के नीचे डूबी रहती हैं। जहाँ दूसरे आम पेड़ों के लिए खारे पानी और कम ऑक्सीजन वाले माहौल में जिंदा रहना बिल्कुल असंभव है, वहीं ये सुंदरी के पेड़ इस मुश्किल परिस्थिति में भी फलते फूलते हैं। और इन्हीं पेड़ों के नाम पर इस पूरे इलाके का नाम सुंदरवन पड़ा है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो अपने आप में अनोखा है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, सतह के नीचे का जीवन। नदी के किनारों से थोड़ा हटकर अब हम सतह के ठीक नीचे मौजूद रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाएंगे। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि गंगा नदी प्रणाली दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां ताजे पानी की डॉल्फिन्स और शार्क दोनों पाए जाती हैं। एक तरफ है गंगा रिवर डॉल्फिन, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये डॉल्फिन पूरी तरह से अंधी होती है। ये शिकार और नेविगेशन के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि यानी सोनार तकनीक का इस्तेमाल करती है। और दूसरी तरफ है गंगा शार्क। ये खारे पानी के बजाय मीठे पानी में रहने वाली एक बेहद दुर्लभ और क्रिटिकली एंडेंजर्ड शार्क प्रजाति है, जिसका वजन अक्सर 100 किलो से कम ही होता है। ये दोनों ही जीव इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि इस नदी का इकोसिस्टम कितना अनूठा है। और अब हम आज की चर्चा के छठे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, प्रदूषण और संरक्षण। वो नदी जो युगों से अध्यात्म और पवित्रता का प्रतीक रही है, आज एक बहुत ही गंभीर संकट से गुजर रही है। अब इस जानकारी पर थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये वाकई विज्ञान का एक चमत्कार है। इस पानी में खुद को साफ करने की एक प्राकृतिक शक्ति मौजूद है। पानी में बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को मात्र 3 घंटे के अंदर नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये पानी प्राकृतिक रूप से मच्छरों को पनपने से रोकता है और इसमें दुनिया की अन्य समान नदियों की तुलना में 25 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इंसानों द्वारा पैदा किए गए इंडस्ट्रियल कचरे और सीवेज के भारी बोझ के नीचे नदी की ये चमत्कारी प्राकृतिक शक्ति भी अब कमजोर पड़ने लगी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नदी को बचाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। साल 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इसके बाद नमामि गंगे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जैसे बड़े सरकारी इनिशिएटिव शुरू किए गए। जनता को भी इससे जोड़ने के लिए भुवन गंगा ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे लोग खुद नदी के प्रदूषण को मॉनिटर कर सकें। ये विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो कुल मिला के बात ये है कि गंगोत्री की उन बर्फीली चोटियों से लेकर सुंदरवन के खारे पानी तक की ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी नदी जिसके बारे में सदियों से ये मान्यता रही है कि वो अपने स्पर्श मात्र से इंसानों के सारे पाप धो देती है, आज वो खुद अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। ये हम सबके सामने एक बहुत ही प्रासंगिक और बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या हमारे पापों को शुद्ध करने वाली इस महान नदी को अब खुद हमारे द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी के साथ हम आज का अपना ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।